नमस्कार दोस्तों। जंतर मंतर की घटना के बाद देश को एक बड़ा कल्चरल शॉक लगा है। लेकिन किस बात से? परीक्षा का पेपर लीक होने से, लाखों विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित होने से, युवाओं के सड़कों पर उतरने से, या प्रदर्शन के दौरान बल प्रयोग के आरोपों से? नहीं, सबसे बड़ा सवाल बना दिया गया है, हमारी बेटियां ऐसी भाषा बोल कैसे सकती हैं। और यहीं से पहली विसंगति शुरू होती है। हमारे समाज की बहुत सी प्रचलित गालियाँ आखिर घूम फिरकर किस पर हमला करती हैं? माँ, बहन, महिलाओं के शरीर और उनकी यौन गरिमा पर। शब्द पुरुषों द्वारा बोले जाते हैं, क्रोध उसका होता है, झगड़ा दो पुरुषों के बीच होता है, लेकिन अपमान किसी स्त्री का किया जाता है। फिर पुलिस गाली दे तो कहा जाता है गुस्से में निकल गई। लेकिन लड़की वही शब्द बोल दे तो अचानक पूरी भारतीय संस्कृति खतरे में पड़ जाती है। सवाल यह नहीं होना चाहिए कि बेटियां गाली क्यों दे रही हैं। सवाल यह भी नहीं होना चाहिए कि हमने अपनी बेटियों और माताओं को गालियों का स्थायी पात्र क्यों बनाया हुआ है। भारत में लैंगिक दुर्व्यवहार पर हुए अध्ययनों में भी स्त्रियों और हाशिए के लैंगिक समूहों को निशाना बनाने वाली भाषा को व्यापक समस्या माना गया है। दूसरी विसंगति देखिए, कहा गया कि ये बच्चे हैं, इन्हें अदालतों के चक्कर नहीं कटवाने चाहिए, इन्हें माफ़ करके सही रास्ता दिखाना चाहिए। लेकिन इससे पहले एक किशोरी के विरुद्ध 0 एफआईआर दर्ज हो चुकी थी। 2 अगस्त तक प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार वह एफआईआर वापस भी नहीं हुई थी। इसलिए भावनात्मक माफ़ी और वास्तविक कानूनी राहत दो अलग बातें हैं। किशोर न्याय कानून बच्चों को कानूनी छूट नहीं देता, बल्कि उनके साथ सुधारात्मक, बाल अनुकूल और पुनर्वास केंद्रित प्रक्रिया अपनाता है। कानून बच्चे की पहचान की रक्षा और उसे नए जीवन की शुरुआत देने के सिद्धांत पर बल देता है। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे समझते हैं। गाली हमेशा सोच समझकर तैयार किया गया भाषण नहीं होता। कई बार वह तेज दर्द, भय, निराशा या क्रोध की स्वतः स्फूर्त अभिव्यक्ति होती है। प्रयोगों में गाली बोलने से कुछ लोगों की दर्द सहने की क्षमता भी बढ़ी है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि गाली देना स्वस्थ समाधान है। शोध यह भी बताता है कि क्रोध को बार बार भड़काकर निकालना कई बार आक्रामकता घटाने के बजाय बढ़ा भी सकता है। इसलिए वैज्ञानिक निष्कर्ष सीधा है, हर गाली देने वाला अपराधी नहीं होता, लेकिन हर गाली निर्दोष भी नहीं होती। कानून में भी केवल शब्द नहीं, बल्कि संदर्भ, इरादा, धमकी, सार्वजनिक शांति, अश्लीलता और मानहानि जैसी परिस्थितियां देखी जाती हैं। इसलिए यह कहना गलत होगा कि गाली देना कभी अपराध नहीं है। भारतीय न्याय संहिता में शांति भंग कराने के इरादे से अपमान, सार्वजनिक स्थल पर अश्लील शब्द, सार्वजनिक उपद्रव पैदा करने वाले झूठे बयान और मानहानि अलग अलग परिस्थितियों में दंडनीय हो सकते हैं। महाभारत की विदिर नीति में कटु वचनों को ऐसे बाणों के समान बताया गया है जो मनुष्य के मर्म को घायल करते हैं। यानी कठोर भाषा की समस्या नई नहीं है, लेकिन उसी महाभारत की सबसे बड़ी सीख यह भी है कि अपमान और वास्तविक शिकायतों को लगातार अनसुना करना अंततः संघर्ष को बड़ा बना देता है। जंतर मंतर का आंदोलन परीक्षा पत्र लीक और शिक्षा व्यवस्था को लेकर पैदा हुए आक्रोश से जुड़ा था। प्रदर्शन के दौरान बल प्रयोग के आरोप लगे, पुलिस ने पैलेट गन के इस्तेमाल से इनकार किया था, जबकि सफदरजंग अस्पताल के रिकॉर्ड में एक प्रदर्शनकारी के शरीर पर पैलेट के घाव दर्ज किए गए हैं। और भी कई लोग आए हैं सामने, और दिल्ली हाई कोर्ट ने संबंधित याचिकाओं पर जवाब मांगा है। इसलिए पूरी घटना को केवल 4 गालियों में समेट देना भी अधूरी तस्वीर दिखाना है। गाली का समर्थन नहीं होना चाहिए, लेकिन चुनिंदा आक्रोश का समर्थन भी नहीं होना चाहिए। सड़क पर बोला गया अपमान गलत है, तो मंच और संसद में बोला गया अपमान भी गलत होना चाहिए। बेटी की भाषा पर सवाल उठे तो बेटों द्वारा बनाई गई स्त्री विरोधी भाषा पर भी सवाल उठने चाहिए। और सबसे ज़रूरी, भाषा को सुधारिए, लेकिन उस भाषा के पीछे छिपे दर्द, असहमति और सवालों को मत दबाइए। क्योंकि सभ्य समाज वह नहीं है जहाँ लोग डर के कारण चुप रहें। सभ्य समाज वह है जहाँ नागरिक मर्यादा से प्रश्न करें और सत्ता मर्यादा से उत्तर दे। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है।